थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी इंश्योरेंस की। हमें उम्मीद है कि इंश्योरेंस से जुड़ी शुरुआती जानकारियां आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर। अपना संदेश भी आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। केवल इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल आपका हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं इंश्योरेंस से ही जुड़े नए टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंश्योरेंस में कितनी रकम डाली जाए, इंश्योरेंस में पैसा लगाने से पहले किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या। अर्नब जी, हमने इंश्योरेंस में लगातार बात की है, लोगों को छोटी छोटी बारीकियां समझाई, लेकिन आज हम काफी बड़ा मुद्दा कवर करने वाले हैं। वो ये है कि इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है और कितना इंश्योरेंस आपके लिए सही है। तो सबसे पहले अगर मुझे अपने लाइफ इंश्योरेंस हो तो मुझे कैसे आंकना चाहिए कि मेरे लिए कितना इंश्योरेंस कवर सही है? देखिए, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपके पास कई तरीके हैं जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लोग या तो उनके पास बहुत कम इंश्योरेंस रहता है या जो प्रीमियम भरते हैं उसमें उनके लिए एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं मिलता। ये क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि आपने तय कर दिया अपने मन में कि मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। अब आपने ये देखा नहीं है कि ये 5 लाख क्या मेरे डिपेंडेंट्स के लिए काफी होंगे या नहीं। तो ये एक चीज होती है और ये कारण होता है जिसके हिसाब से लोगों के पास काफी लो इंश्योरेंस रह जाता है। दूसरी बात ये भी है कि लोग इंश्योरेंस को रैंडमली लेते हैं, यानी कि अभी ले लिया फिर 2-3 साल बाद कुछ और पॉलिसी ले ली, तो उसमें आप ऐड करते करते देखिए तो उसमें भी काफी बार ऐसा होता है कि आपका जो टोटल इंश्योरेंस कवर है वो आपको चाहिए उतना नहीं होता। कई बार तो लोग टैक्स बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, लास्ट मिनट पे उनको छूट चाहिए होती है तो कोई भी इंश्योरेंस कवर ले लिया। हाँ, वही है, क्योंकि आप देखिए कि मैक्सिमम इंश्योरेंस फरवरी और मार्च में लिए जाते हैं और उसमें एम उनको इंश्योरेंस कवर के बारे में चिंता नहीं है, उनको टैक्स के बारे में चिंता है। तो इससे एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग प्रीमियम देके इंश्योरेंस लेते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मैं 20,000 का प्रीमियम भर सकता हूं तो उस हिसाब से इंश्योरेंस लेते हैं। एक्चुअली इट शुड बी अदर वे अराउंड कि आपको इंश्योरेंस कितना चाहिए उस हिसाब से देखना चाहिए कि कितना प्रीमियम आपको भरना है। तो ये सब कारण के लिए हम देखते हैं कि हमारे देश में काफी सारे लोगों के पास जो जितना एडिक्वेट इंश्योरेंस चाहिए उतना होता नहीं है और कई लोग तो इतना सारा प्रीमियम भर देते हैं फिर भी उनके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं होता। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अलग तरीकों से देखें कि किस प्रकार से आपको अपना इंश्योरेंस अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए और इसमें काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो काफी सारे डिटेल्ड मेथड्स है, कोई एस्टिमेट वाले हैं, तो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हर इंसान के लिए और उसकी इनकम और जो भी उनके खर्चे हैं उनके मुताबिक एक खास तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कितने सारे मेथड है और हमें कैसे कैलकुलेट करने चाहिए? देखिए, हम मेथड्स तो काफी सारे हैं, हम 5 मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो ब्रॉडली यूज होते हैं, ब्रॉडली और इजी टू यूज होते हैं, लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक उसमें से काफी सारे एक तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, पर वो उन लोगों के लिए है जो एग्जैक्ट डिटेल में अपना पूरा फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। ठीक है। और काफी सारे तो सिंपल कैलकुलेशन वाले हैं जिसमें आप एस्टिमेट लगाते हैं और वो भी ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मेथड ही सही है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। और जरूरी ये है कि आपको जितना इंश्योरेंस चाहिए उसके बॉल पार्क फिगर के आसपास आपका इंश्योरेंस हो। ऐसा ना हो कि आपको 80 लाख का इंश्योरेंस चाहिए और आप 10 लाख पे है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये मेथड इस्तेमाल करने का बेनिफिट यही है कि आपको जितना चाहिए उसके पास आप आ जाओगे और वो इज मोर देन इनफ। और साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी पूरी लाइफ कवरेज उस अमाउंट में हो रही है या नहीं, या केवल निवेश के लिहाज से भी कई लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं। हाँ, तो इसमें ये तो आप को देखना ही है कि आप इंश्योरेंस के लिए लेते हैं और निवेश करने के लिए, यानी कि ये रिटर्न्स कमाने के लिए नहीं है। जब आप इंश्योरेंस देखते हैं तो उसके टोटल कवर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या इस अमाउंट से मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं क्या उनको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हो सकती है या नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंश्योरेंस की रकम ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको कम प्रीमियम में
इंश्योरेंस कवर ज्यादा मिलेगा और आपके डिपेंडेंट्स को थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं अब मेथड्स की। सबसे पहले इनकम मल्टीप्लायर जो मेथड है, इसमें इसके तहत हम कैसे इंश्योरेंस कवर अपने डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत सिंपल मेथड है और ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आपको करना क्या है कि आपकी कितनी इनकम है वो पहले निकालनी है। ओके। ये वो तो आपके पास है ही, क्योंकि आप ही जानते हैं। अब उसके ऊपर एक मल्टीप्लायर, यानी कि उसको, उस इनकम के फिगर को आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यूजुअली हम 8 to 10 टाइम्स कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी इनकम 10 लाख है और आपने मल्टीप्लायर चूज किया है 10, तो 10 लाख को 10 टाइम्स करके 1 करोड़, ये आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ओके। अब आप इस मेथड को देखेंगे तो इसमें सिंप्लिसिटी है, इजी टू कैलकुलेट है और आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ थोड़े प्रॉब्लम्स भी है। पहली बात ये कि आप क्या अपना इनकम ठीक तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनकम, कौन सी इनकम ले रही है, आप ग्रॉस इनकम ले रहे हैं, नेट इनकम ले रहे हैं, ये देखना जरूरी है। ओके। तो कौन सी लेनी चाहिए? अगर हमको देखनी है तो आपको वो इनकम लेनी चाहिए जो आपके पास आती हो, यानी कि आपके हाथ में आती, नेट इनकम आती। ओके। दूसरी बात ये है कि आप फ्यूचर इनकम राइजेस को इस कैलकुलेशन में कैसे जोड़ देते हैं, यानी कि ये काफी बार मुमकिन भी नहीं है और जरूरी नहीं है कि आप ये जानकर उसे ऐड कर लें, लेकिन आप फ्यूचर इनकम राइजेस को अकाउंट करने के लिए आप अपनी इनकम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। 10% का इजाफा अगर हम ऐसे मान के चले? हाँ, 20-25% का भी, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट डिपेंड्स कि आपके पास और कितने वर्किंग ईयर्स बाकी है। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आज आपने कैलकुलेट किया आपकी इनकम रिक्वायरमेंट ये है, तो फिर 5 साल 10 साल बाद एक बार इसको रीलुक कर लीजिए और अपना अमाउंट रिकैलकुलेट कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मेथड सिंपल है तो इजी है तो इसीलिए इसको ही यूज करना चाहिए, लेकिन इसमें इस प्रकार के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो यूज करते वक्त आपको ये समझना चाहिए कि आपको एक एस्टिमेट देगा और आपकी कंडीशंस चेंज होगी या आपने सही फिगर नहीं लिया तो आपका फिगर जो फाइनल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी वेरी करेगी। लेकिन यहाँ पर हमने महंगाई और क्या हमारे रोजमर्रा के खर्चे भी जोड़ने होते हैं? देखिए, इसमें इम्प्लिसिटली ये सब आ जाता है, क्योंकि आप इनकम लेते हैं तो ऐसे मान के चलते हैं कि ये इनकम में से खर्चे भी आ जाएंगे। तो उसमें से आपके फैमिली को अगर इस इनकम के हिसाब से इंश्योरेंस मिले तो वो कॉर्पस काफी होगा। तो ऐसे मान के चलना है, क्योंकि इनकम की फिगर है, एक्सपेंस तो उसमें आ ही जाते हैं। और यही एक तरीका है, एक मेथड है जिसके लिए हम कहते हैं लोगों को कि इसे इस्तेमाल करके आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, टर्म कवर अपना आंकना चाहिए। हाँ, तो यानी कि कोई जो डिटेल्ड कैलकुलेशन ना करना चाहे और उनको इजीली कुछ फिगर समझनी हो, तो ये एक बहुत सिंपल और आसान मेथड है। इसीलिए यूजुअली हम कहते हैं कि बॉल पार्क फिगर लेना है तो ये मेथड का इस्तेमाल कीजिए। इनकम रिप्लेसमेंट वैल्यू किस तरह का मेथड है? देखिए, इसमें आप ये तय करते हैं कि मेरी जो इनकम आने वाली है उसे रिप्लेस करने में मुझे कितना कॉर्पस चाहिए। तो इसमें नॉट ओनली आपको इस साल की इनकम देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने रिटायरमेंट तक आपको कितनी इनकम आएगी उस फिगर को आपको ऐड करके अपना इंश्योरेंस कवर लेना है। यानी रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने अपने खर्च के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी वो भी आपको कैलकुलेट करनी होगी? नहीं, इसमें सिर्फ ये देखना, मान लीजिए आपकी आज इनकम 7 लाख है और आपके पास 10 साल है रिटायरमेंट के लिए, तो सिंपल मेथड इसमें यही है कि आप 10 साल तक देख लीजिए आपको इनकम कितनी आएगी। यानी कि मान लीजिए कि 7 लाख ही आती है तो 70 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली फिगर आपकी इनकम जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो बढ़ती जाती है। तो वो भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए तो ये मेथड काफी सिंपल है, क्योंकि आप क्या करना है कि आपके रिटायरमेंट तक की आपकी इनकम कितनी आएगी, उसको रिप्लेस करने में आपको कितना कॉर्पस चाहिए, वो आप सीधे एस्टिमेट करके कर सकते हैं। अब एक बार फिर सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन तकलीफ क्या है, आपको पता नहीं कि आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी एक्चुअली। क्योंकि आपको आज पता है कि आज आपकी इनकम ये है। आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी इनकम मान लीजिए 7% या 10% बढ़ती रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइफ में उतना ही बढ़े। बिल्कुल, काफी बार शायद ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो आप कोई दूसरी जॉब ले जहाँ पर आपकी इनकम ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, और यहाँ अगर
आप मान लीजिए कि कोई बड़े शहर से छोटे शहर में जाए तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शायद इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन शायद इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इस प्रकार की चीज आपको एस्टिमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर हम डाउनसाइड के बारे में बात करें तो डाउनसाइड यही है कि ये फिगर को एस्टिमेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन तो आसान है, लेकिन आपको कैसे पता चले कि आप राइट फिगर में हो ये आप कह नहीं सकते। इसीलिए इसको भी जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें भी परफेक्ट फिगर नहीं आएगी, लेकिन आपके जो एम है उसके आजू बाजू कुछ आएगी, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह के मेथड को ध्यान में रखते हुए किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी सही होती है अगर किसी को लेनी हो तो? नहीं, अगर हम ये सब मेथड्स देखें तो आप इसमें क्या होगा कि आपका जो टोटल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें तो आपके लिए पैसे हमारे इंश्योरेंस में चले जाएंगे तो निवेश कम होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप एक टर्म पॉलिसी लेते हैं तो अगर कोई 30 साल का है और उसे 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी चाहिए तो उसकी कॉस्ट बहुत नहीं आएगी, यानी कि डिपेंड्स कि जल्द से जल्द अगर आप ले ले तो बेहतर। हाँ, जितने कम उम्र में ले आपका प्रीमियम लॉक इन हो जाएगा और आप 10,000 तक के फिगर में भी आप इस उम्र में 1 करोड़ का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो कम प्रीमियम में आपको चाहिए उतना इंश्योरेंस, और आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप एक लंबी पॉलिसी की टर्म ले लें, ताकि आपको रिटायरमेंट तक ये फिगर चल सके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है कॉर्पस मेथड, जहाँ पे हम कहते हैं लोगों को कि आपको कितना पैसा चाहिए आप निर्धारित कर लीजिए, उसके मुताबिक आप इंश्योरेंस लीजिए। हाँ, तो आपको इसमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाने के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको चाहिए कि साल में 10 लाख रुपए चाहिए, तो अगर 10 लाख रुपए के लिए आपको इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, तो यानी कि आपको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। अब देखिए 10% का आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और वो कम होते जाएगा, तो यानी कि ये इंटरेस्ट रेट अगर 7% पर आ गया, यानी कि आपका कॉर्पस का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो इसमें एक बार फिर एक सिंपल मेथड है कि आपको कितनी इनकम चाहिए, उस हिसाब से हर साल के लिए आप उसको रीवर्क करके, यानी कि उल्टा कैलकुलेशन करके आप कॉर्पस पे आ जाइए, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट। पर डिफिकल्टी यही है कि आपको पता नहीं है कि पहली बार तो आपने सही कर लिया, क्योंकि मान लीजिए आज आपको पता है कि आपको 8% मिल रहा है, तो आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन जब वो इनिशियल डेट इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होंगे तब उस समय आपको पता नहीं है कि रेट क्या होगा। 9% भी हो सकता है और 6% भी हो सकता है, और अगर 6% हो गया और आपने तो इतने रकम नहीं जोड़ी है, तो उस समय क्या होगा कि आपको एक एडिशनल इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वेरी होगा, यानी कि इसमें एक बार करने से काम खत्म नहीं होगा, आपको रेगुलरली इसमें भी रीइवैल्यूएट करना होगा। और डेंजर यही है कि फिगर काफी अलग आ सकती है और फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर कितना कवर आपको लेना चाहिए, कैसे इसे कैलकुलेट करना चाहिए, क्या मेथड होने चाहिए, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। पहला कदम में हम आपको बता रहे हैं इंश्योरेंस लेने का सही तरीका क्या है, यानी आपको कितना इंश्योरेंस कवर अपने लिए रखना चाहिए, उसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, किस तरह के मेथड है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। अर्नब जी, अगला मेथड है नीड एनालिसिस, जहां पर हम कहते हैं कि अपने खर्चों को आंकिए और आगे चल के उसमें महंगाई आप काउंट कीजिए और रिटायरमेंट तक के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, उस एक फिगर पर आप आ जाइए इस कैलकुलेशन के जरिए। लेकिन इसकी बारीकियां क्या है और कहां लोग अक्सर गलती कर देते हैं, चूक हो जाती है? देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि आप रिटायर होंगे उस समय में आपको कितने एक्सपेंसेस होंगे आपके, ये आपको एस्टिमेट करना है। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस की रकम है वो आपके डिपेंडेंट्स के लिए है। इसका गोल क्या है कि अगर आपकी इनकम ना हो तो इंश्योरेंस के हिसाब से ये पूरे एक्सपेंसेस को आप मीट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले तो अपने
डेली एक्सपेंसेस को देखने पड़ेंगे कि मैं रेगुलर कितने एक्सपेंसेस है, और उसका एक पूरा हिसाब लेना चाहिए, जिसके आपको के पास एक फिगर आ जाएगा कि रेगुलर घर चलाने में, एंटरटेनमेंट में, ये सब के लिए मुझे इतने एक्सपेंसेस पर ईयर चाहिए। आगे जाते हुए फिर आपको और एडिशनल एक्सपेंसेस जुड़ने होंगे, जैसे कि चिल्ड्रन स्टडी, यानी कि फैमिली में कोई मैरिज होने वाला हो, तो वो सब फिगर्स का भी एस्टिमेट करना पड़ेगा, और उस एस्टिमेट को ये जो डेली रेगुलर एक्सपेंसेस है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी कि रेगुलर एक्सपेंस जो है वो इस साल से लेके आप रिटायरमेंट हो तब तक, बीच में इन एडिशन जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस हो, वन टाइम एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, उसको एस्टिमेट करके इस पे जोड़ दीजिए, और ये जो पूरा अमाउंट है वो फिगर होगा जो आपको चाहिए एज एन इंश्योरेंस कवर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें पहले तो आपके पास टोटल डिटेल्स होनी चाहिए कि आज एक्सपेंस क्या है, फ्यूचर में कौन से एक्सपेंस आने वाले हैं। इसमें तकलीफ क्या होती है कि आप आगे जाके एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको पता बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको पता नहीं है कि इन्फ्लेशन कितना होगा। यानी कि मान लीजिए आप आज कहते हैं कि मेरे घर की आज एनुअल एक्सपेंसेस 4 लाख है, अभी आपको पता नहीं है कि 3 साल बाद या 4 साल बाद ये 4 लाख 5 लाख होंगे या 6 लाख भी हो सकते हैं, और उसमें एक बड़ा गैप आ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन हमें पता नहीं है। और खास करके जब आप यंग हो और आपको एक लंबा पीरियड के लिए एस्टिमेट करना हो तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा। दूसरी बात ये है कि शायद आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन से बड़े बड़े एक्सपेंसेस आने वाले हैं, पर उसमें भी आप एस्टिमेट ये नहीं कर सकते कि उसमें कितना खर्च आएगा। यानी कि मान लीजिए एक वेडिंग का एक्सपेंस हो, तो आप शायद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 5 लाख ही इस पे खर्च करूंगा, लेकिन जब ये एक्चुअल इवेंट आए तब जरूरी नहीं है कि इतना ही आपको खर्च करना पड़े, शायद ज्यादा भी लगे, तो ये डिफिकल्ट है। उसी तरह आप चिल्ड्रन स्टडीज, आपको पता नहीं है कि इन्फ्लेशन जो फीस में आता है वो कितना होगा, और दूसरी बात ये आपको ये भी पता नहीं है कि बड़े होके आपके जो चिल्ड्रन है वो शायद इंडिया में पढ़ाई करेंगे या अब्रॉड जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा फर्क आ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये टोटल कैलकुलेशन कर नहीं सकते, बात यही है कि इस समय में इसको एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए ये एक एग्जैक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आप बहुत डिटेल में जाते हो तो जो आपका फिगर आएगा इट्स मोर लाइकली कि ये आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के पास हो। लेकिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये एक्चुअल प्रोसेस करते करते काफी लोग तो आधे से रख देते हैं कि हम और नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि शायद आप पूरी तरह से एस्टिमेट ना करें तो आप शायद इसको अंडर वैल्यू भी कर सकते हैं कि कितना इंश्योरेंस आपको चाहिए। बिल्कुल। अगला मेथड है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है और ये मेथड कितना पेचीदा, कितना आसान है? नहीं, हम जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेथड डिफिकल्ट होती जा रही है। तो अगर आप देखिए तो ये जो इनकम मेथड है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गए। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट में तो कैलकुलेशंस और भी बढ़ जाते हैं और उसमें थोड़ा मैथमेटिकल एलिमेंट भी आ जाता है। जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसका मतलब ये है कि आपके लाइफ का फाइनेंशियल वैल्यू आपके फैमिली के लिए कितना है। हम इमोशनल वैल्यू के बारे में बात नहीं करें क्योंकि वो तो प्राइसलेस ही होता है हर फैमिली के लिए, लेकिन इसमें एक एफर्ट होता है कि आप अपने पूरा ह्यूमन लाइफ का जो वैल्यू है वो एक फाइनेंशियल नंबर में कन्वर्ट कर दें। और ये कैसे होगा? ये इस तरह से होता है कि आप पहले आपको अपने रिटायरमेंट तक आपके हर साल के लिए इनकम एस्टिमेट करना होगा, लेकिन इनकम लेना नहीं है, इसमें ये फिगर लेना है जो आप अपने फैमिली को देते हैं। यानी कि इनकम में से आपको पहले टैक्सेस और वो सब निकाल देना है, उसमें से दूसरे खर्चे भी निकाल देना है, इन्वेस्टमेंट्स भी निकाल देनी चाहिए। हाँ, जो भी अमाउंट आपके फैमिली के लिए नहीं जाता वो आपको निकाल देने हैं। यानी कि जो अमाउंट आप अपने फैमिली के लिए देते हैं वही एंड में रखना है। अब ये प्रोसेस हर साल के लिए करना है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो उसमें से आप कितना अपने फैमिली को देंगे वो भी एस्टिमेट करना है।
अब इतना ही नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन ये पूरे फिगर में आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। तो आपने अगर ये पूरा एस्टिमेट कर दिया है तो आपके पास एक टोटल आ जाएगा, लेकिन हर एक साल का फिगर जो है उसको आपको आज की तारीख में गिनना है कि आज उसकी वैल्यू क्या है। तो उसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में डिस्काउंटिंग कहते हैं, यानी कि हर एक फिगर को एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से आपको डिस्काउंट करना है बैक, यानी कि तो वो इंटरेस्ट रेट हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो इंटरेस्ट रेट जो हम सिलेक्ट करते हैं यूजुअली एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट होता है। तो मान लीजिए आप मानते हैं कि अगले 25 साल के लिए इन्फ्लेशन रेट एवरेज 5% रहेगा, तो आप ये 5% से उसको डिस्काउंट कर दीजिए। यानी कि आप इसमें प्रोसेस में करते क्या है, क्योंकि आपके जो फिगर्स होते हैं वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, तो उस एब्सोल्यूट वैल्यू का आज मतलब नहीं है। तो उस एब्सोल्यूट वैल्यू को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे इन्फ्लेशन रेट से डिस्काउंट कर देते हैं। तो मान लीजिए आप ये कहते हैं कि 10 साल बाद मुझे अपने फैमिली के लिए 12 लाख चाहिए, तो ये 12 लाख तो उस समय का वैल्यू है। उस समय के वैल्यू को जब आप आज की तारीख में लाते हैं तो उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं, यानी कि उसको आपको लिए 12 साल के लिए 5% से डिस्काउंट करना पड़ेगा। और ये करने के बाद ये पूरा जो आपका रिटायरमेंट तक का डिस्काउंटेड वैल्यू है हर साल का, जो आप अपने फैमिली के लिए देते हैं, उसको आप अपना इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट मानते हैं। ओके, तो ये मेरे ख्याल से सबसे लीस्ट अप्लाइड फॉर्मूला होगा अब तक का। नहीं, देखिए जब इंडिविजुअल्स कैलकुलेट करने जाते हैं जी, तो ये इस लेवल तक तो करते नहीं है। लेकिन जब आप कोई फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हो तो शायद वो इस मेथड का इस्तेमाल करते हो। तो इट इज मोस्ट लाइकली कि जब आप कोई फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हो और वो आपके लिए एक सिस्टमैटिक प्लानिंग कर रहा हो, तो वो एक इस प्रकार का डिटेल्ड मेथड में आपके लिए पूरा कैलकुलेशन करके आपको आपकी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट बता रहा। और अगर आप अपने आप कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली कि आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है शायद इनकम पे या एक्सपेंस पे, वो उस हिसाब से कॉर्पस कितना चाहिए उस हिसाब से आप अपना वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। इन सब में से सबसे सटीक और सबसे आसान एक आम आदमी के लिए कौन सा मेथड है जो आप सजेस्ट करेंगे एज ए फाइनेंशियल प्लानर? नहीं, देखिए अगर आपको ही करना है तो आप अब एक एस्टिमेटेड मेथड कर लीजिए कि कितना कॉर्पस चाहिए, या आपके इनकम को आप इतनी इनकम है तो उस हिसाब से उसे मल्टीप्लायर करके कितना इंश्योरेंस चाहिए। वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करना नहीं है। एक मल्टीप्लायर चूज करना है और अपनी इनकम तो आपको पता ही है। तो वो एक सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट मेथड हो। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानर की कोई मदद न ले रहे हो तो अपने आप से एक एस्टिमेटेड वैल्यू कर दीजिए। अगर वो ले रहे हो तो उनसे पूछिए कि कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डिटेल्स हो तो उतना आपका कैलकुलेशन मार्क के नजदीक होने की संभावना ज्यादा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि आपके लिए सही इंश्योरेंस कवर डिसाइड करने का तरीका क्या है, कौन सा सबसे सही मेथड है आपके लिए। इसी के साथ रुकते एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। लेंगे हमारे दर्शकों के सवाल, बने रहे हमारे साथ। पहला कदम में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल, और तेजेंद्र भाटी ने करनाल हरियाणा से अपना सवाल हमें भेजा है फेसबुक पर। बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फंड आमतौर पर कितने समय के लिए होते हैं और क्या उनकी ब्याज दर लॉन्ग टर्म फंड्स के मुकाबले ज्यादा होती है? मेरे ख्याल से ये छोटी अवधि के लिए कुछ पैसे निवेश करना चाहते हैं, अपने पैसों को पार्क करना चाहते हैं। दिलचस्प सवाल है इनका, क्या जवाब होगा? देखिए, पहले तो इन्होंने अच्छी बात है कि उन्होंने तय कर दिया है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में उनको फंड्स इन्वेस्ट करने हैं, और दूसरी बात कि वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख रहे हैं। लेकिन पहले तो ये एक डिफरेंस आपको समझना होगा कि जब आप डिपॉजिट्स की ओर जाते हैं तो उसमें आपका टर्म फिक्स्ड होता है और उसके सामने एक रेट फिक्स्ड होता है। जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो अगर फंड का नाम शॉर्ट टर्म फंड है तो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि ये फंड तो हमेशा खुला रहता है। ये सिर्फ इन्वेस्टर की दृष्टि से आपको देखना चाहिए कि मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कितने शॉर्ट टर्म में इसमें से निकल सकता हूं या निकलूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी समय के बाद पैसे चाहिए। तो टेक्निकली अगर आप शॉर्ट टर्म फंड में जाए और आप अपने पैसे को रख के भूल जाए तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि वो तो वहां पड़ा रहेगा, फंड चलता रहेगा।
दूसरी बात ये है कि इसमें कोई फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता। तो आप कह नहीं सकते कि क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड है मुझे X% मिलेगा और क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड है मुझे उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। अब रेट्स वेरी होंगे डिपेंडिंग ऑन कि डेट मार्केट में कंडीशन क्या है और ये फंड कहां पर निवेश करता है। तो जब आप शॉर्ट टर्म फंड के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और यूजुअली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न आता है यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बॉन्ड्स उस पर जो रिटर्न आता है वो थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। दूसरी बात ये कि जब एक इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट होता है यानी कि मान लीजिए कि बाजार में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उससे दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे असर होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल मूवमेंट होता है लेकिन इनवर्स मूवमेंट होता है यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो बढ़ोतरी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्योंकि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी लंबी है इसीलिए उस पर आपको इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा दिखता है। इसीलिए फॉर अ सिमिलर रेट ऑफ चेंज आपको लॉन्ग टर्म फंड में ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए और इसीलिए यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं यानी कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स पे जो आपको कमाई होती है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स से थोड़ी लिंक्ड होती है। तो बाजार में रेट क्या है उस हिसाब से आपको रिटर्न दिखाई देंगे लेकिन शॉर्ट टर्म पे हम देखते हैं 6 से 8% तक का आपको रिटर्न रेगुलरली आता है। वेरी होता है इस रेंज में कभी ऊपर भी चला जाता है लेकिन ये रेंज जनरली रहती है। तो यहाँ पर इनके लिए सलाह क्या होगी? क्या इनको वाकई डेट की तरफ ही अपना रुझान रखना चाहिए या आप इनको कुछ और सजेस्ट करेंगे? नहीं, अगर उनको डेट में इन्वेस्ट करना है और उनको एक अच्छा ऑप्शन चूज करना है तो उसमें शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अनलाइक फिक्स्ड डिपॉजिट जहां पर रेट्स बहुत कम हो गए हैं यहाँ एटलीस्ट उन्हें कुछ ज्यादा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है और लिक्विडिटी भी है क्योंकि ये एक फिक्स पीरियड के लिए लॉक इन नहीं हो जाएंगे जब उनको चाहिए तब वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विकास सिंह का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि ये सरकारी कर्मचारी हैं और 30,000 सालाना इनकी इनकम है और इन्हें दरअसल 3 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए और घर खरीदना चाहते हैं। 15,000 रुपए महीना ये निवेश कर सकते हैं। फिलहाल ये केवल पीपीएफ में ही पैसे निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेश पर राय चाहते हैं और खासतौर से जिसके जरिए ये टैक्स में बचत भी कर सके। तो क्लियरली एक तो अच्छी बात यह है कि ये अगर 30,000 रुपए कमाते हैं और 15,000 रुपए ये निवेश करने की क्षमता रखते हैं, इन्हें 3 साल में 10 लाख रुपए चाहिए जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा समय है और ज्यादा रिस्क भी नहीं ले पाएंगे और टैक्स बचत यानी ELSS जैसी चीज क्या हम रेकमेंड कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो सेविंग्स रेट है वो 50% ऑफ इनकम है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि अगर आपको 3 साल में 10 लाख रुपए चाहिए तो उसमें आप इक्विटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल। तो आपको बॉन्ड की तरफ ही जाना होगा यानी कि डेट की तरफ जाना होगा। तो आप डेट फंड चूज करें या कोई रिकरिंग डिपॉजिट चूज करें। अगर आप अपना गोल पोस्टपोन कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, तो आप इक्विटी की तरफ देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर ये ऑलरेडी पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है कि ये 15,000 में से कितने और बचेंगे। हाँ। क्योंकि मान लीजिए कि अगर 5,000 पर मंथ भी निवेश कर रहे हैं पीपीएफ में तो बच गए 10,000। अब 10,000 अगर आप 3 साल के लिए डेट में भी डाल दें तो ये 10 लाख के कहीं भी करीब नहीं पहुंचने वाले। तो या तो उनको निवेश बढ़ाना होगा जो इस केस में संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनकी इनकम का इतना सारा प्रोपोर्शन जा रहा है। तो लॉजिकल तो यही है कि गोल पोस्टपोन कर दें। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर 3 साल का ही गोल है तो इक्विटी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इनका प्रश्न ये भी है कि कौन से टैक्स सेविंग फंड्स में की तरफ देखना चाहिए। देखिए, ELSS फंड एक अच्छे ऑप्शन है जहां पर आप निवेश करने पर आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलता है। अगर उसमें डिविडेंड्स मिलता है, डिविडेंड्स टैक्स फ्री रहता है, कैपिटल गेन्स भी टैक्स फ्री रहता है। तो अगर आपको टैक्स फ्री बचत करनी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉर्पस भी बिल्ड करना है और आप दूसरे यूज नहीं कर रहे अपने लिमिट का, तो ELSS
एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें जरूर चूज कीजिए और उसमें काफी सारे अच्छे फंड्स हैं। तो HDFC के टैक्स सेविंग फंड्स है, DSP ब्लैक रॉक के है, ICICI प्रूडेंशियल के, तो उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और धीरे धीरे करके कॉर्पस बढ़ाना चाहिए। कितना कॉर्पस फिर भी ये जोड़ पाएंगे अगर 15,000 रुपए ही निवेश करें तो? देखिए, अगर ये 15,000 ही निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से उनको 4.5 लाख का जो फिगर है उसका एक शॉर्टफॉल आएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 4 से 4.5 लाख का शॉर्टफॉल आएगा क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो विकास सिंह जी आपको फिलहाल ELSS में निवेश करने की हम सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर हो सके तो अपने गोल को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए ताकि आप अपने 10 लाख के टारगेट को अचीव कर सकें। आगे बढ़ते हैं और KL बजाज का सवाल लेते हैं। जयपुर से उन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे सवाल पूछा है। ये कह रहे हैं कि क्या विदेशी सरकारों की ओर से जो जारी होते हैं बॉन्ड्स वो भारत में बैठकर खरीदे जा सकते हैं, और अगर हाँ तो उसकी प्रोसेस क्या होती है और कितने रुपए तक के विदेशी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर आपको डायरेक्टली विदेशी बॉन्ड खरीदने हो तो वो इंडिया में आपको नहीं मिल सकते। आपको इंडिया में सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं और उसमें RBI आपको परमिशन देती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको US के बॉन्ड्स खरीदने हो या जापानीज बॉन्ड्स खरीदने हो तो वो आप मुमकिन नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब आप ये कर सकते हैं कि आप एक इंटरनेशनल फंड की ओर देख सकते हैं जो इस प्रकार की सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये भी ऑप्शन बहुत कम मिलेगा क्योंकि ये सब बॉन्ड्स पे यील्ड्स बहुत कम होते हैं। तो इसमें एक रिस्क आ जाता है कि पहले तो आपका रिटर्न कम होगा, उसमें करेंसी मूवमेंट के सामने ये रिटर्न भी चला जा सकता है। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में ये भी एक रिस्क होता है, तो वो भी ध्यान में रखिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर आप आज देखें तो जबकि हमारा 10 ईयर यील्ड जो है वो 8% के से थोड़ा कम है। अब वो 10 ईयर यील्ड अगर आप US में जाके देखेंगे तो वो तो 2% से भी कम है। तो इस प्रकार का इतना कम यील्ड के लिए अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो वो करेंसी फ्लक्चुएशन 2-3 दिन में ही आपको साफ कर सकते हैं। तो ये रिस्क ज्यादा है, पर ऑप्शन ही नहीं है अभी, तो आप इससे दूर रहिए। चलिए, तो आपको फिलहाल दूर रहने की सलाह दी जा रही है और रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल और भी हैं, बने रहे। पहला कदम में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल, और तेजेंद्र भाटी ने करनाल हरियाणा से अपना सवाल हमें भेजा है फेसबुक पर। बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फंड आमतौर पर कितने समय के लिए होते हैं और क्या उनकी ब्याज दर लॉन्ग टर्म फंड्स के मुकाबले ज्यादा होती है? मेरे ख्याल से ये छोटी अवधि के लिए कुछ पैसे निवेश करना चाहते हैं, अपने पैसों को पार्क करना चाहते हैं। दिलचस्प सवाल है इनका, क्या जवाब होगा? देखिए, पहले तो इन्होंने अच्छी बात है कि उन्होंने तय कर दिया है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में उनको फंड्स इन्वेस्ट करने हैं, और दूसरी बात कि वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख रहे हैं। लेकिन पहले तो ये एक डिफरेंस आपको समझना होगा कि जब आप डिपॉजिट्स की ओर जाते हैं तो उसमें आपका टर्म फिक्स्ड होता है और उसके सामने एक रेट फिक्स्ड होता है। जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो अगर फंड का नाम शॉर्ट टर्म फंड है तो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि ये फंड तो हमेशा खुला रहता है। ये सिर्फ इन्वेस्टर की दृष्टि से आपको देखना चाहिए कि मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मैं कितने शॉर्ट टर्म में इसमें से निकल सकता हूं या निकलूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी समय के बाद पैसे चाहिए। तो टेक्निकली अगर आप शॉर्ट टर्म फंड में जाए और आप अपने पैसे को रख के भूल जाए तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि वो तो वहां पड़ा रहेगा, फंड चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता। तो आप कह नहीं सकते कि क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड है मुझे X% मिलेगा और क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड है मुझे उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। अब रेट्स वेरी होंगे डिपेंडिंग ऑन कि डेट मार्केट में कंडीशन क्या है और ये फंड कहां पर निवेश करता है। तो जब आप शॉर्ट टर्म फंड के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में
इन्वेस्ट करता है और यूजुअली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न आता है, यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, उस पर जो रिटर्न आता है वो थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। दूसरी बात ये कि जब एक इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट होता है, यानी कि मान लीजिए कि बाजार में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो उससे दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे असर होगा। क्योंकि प्रोपोर्शनल मूवमेंट होता है लेकिन इनवर्स मूवमेंट होता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो बढ़ोतरी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी लंबी है, इसीलिए उस पर आपको इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा दिखता है। इसीलिए फॉर अ सिमिलर रेट ऑफ चेंज आपको लॉन्ग टर्म फंड में ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए और इसीलिए यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स पे जो आपको कमाई होती है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स से थोड़ी लिंक्ड होती है। तो बाजार में रेट क्या है उस हिसाब से आपको रिटर्न दिखाई देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म पे हम देखते हैं 6 से 8% तक का आपको रिटर्न रेगुलरली आता है। वेरी होता है इस रेंज में, कभी ऊपर भी चला जाता है, लेकिन ये रेंज जनरली रहती है। तो यहाँ पर इनके लिए सलाह क्या होगी? क्या इनको वाकई डेट की तरफ ही अपना रुझान रखना चाहिए या आप इनको कुछ और सजेस्ट करेंगे? नहीं, अगर उनको डेट में इन्वेस्ट करना है और उनको एक अच्छा ऑप्शन चूज करना है तो उसमें शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अनलाइक फिक्स डिपॉजिट जहां पर रेट्स बहुत कम हो गए हैं, यहाँ एटलीस्ट उन्हें कुछ ज्यादा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है और लिक्विडिटी भी है, क्योंकि ये एक फिक्स पीरियड के लिए लॉक इन नहीं हो जाएंगे, जब उनको चाहिए तब वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विकास सिंह का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि ये सरकारी कर्मचारी है और 30,000 सालाना इनकी इनकम है और इन्हें दरअसल 3 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए और घर खरीदना चाहते हैं। 15,000 रुपए महीना ये निवेश कर सकते हैं। फिलहाल ये केवल पीपीएफ में ही पैसे निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेश पर राय चाहते हैं और खासतौर से जिसके जरिए ये टैक्स में बचत भी कर सके। तो क्लियरली एक तो अच्छी बात यह है कि ये अगर 30,000 रुपए कमाते हैं और 15,000 रुपए ये निवेश करने की क्षमता रखते हैं, इन्हें 3 साल में 10 लाख रुपए चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा समय है और ज्यादा रिस्क भी नहीं ले पाएंगे और टैक्स बचत यानी ईएलएसएस जैसी चीज क्या हमें रेकमेंड कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो सेविंग्स रेट है वो 50% ऑफ इनकम है, वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। दूसरी बात कि अगर आपको 3 साल में 10 लाख रुपए चाहिए तो उसमें आप इक्विटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपको बॉन्ड की तरफ ही जाना होगा, यानी कि डेट की तरफ जाना होगा। तो आप डेट फंड चूज करें या कोई रिकरिंग डिपॉजिट चूज करें। अगर आप अपना गोल पोस्टपोन कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, तो आप इक्विटी की तरफ देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर ये ऑलरेडी पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है कि ये 15,000 में से कितने और बचेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर 5,000 पर मंथ भी निवेश कर रहे हैं पीपीएफ में तो बच गए 10,000। अब 10,000 अगर आप 3 साल के लिए डेट में भी डाल दें तो ये 10 लाख के कहीं भी करीब नहीं पहुंचने वाले। तो या तो उनको निवेश बढ़ाना होगा, जो इस केस में संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनकी इनकम का इतना सारा प्रोपोर्शन जा रहा है। तो लॉजिकल तो यही है कि गोल पोस्टपोन कर दें। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर 3 साल का ही गोल है तो इक्विटी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इनका प्रश्न ये भी है कि कौन से टैक्स सेविंग फंड्स में की तरफ देखना चाहिए। देखिए, ईएलएसएस फंड्स एक अच्छे ऑप्शन है जहां पर आप निवेश करने पर आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलता है। अगर उसमें डिविडेंड्स मिलता है, डिविडेंड्स टैक्स फ्री रहता है, कैपिटल गेन्स भी टैक्स फ्री रहता है। तो अगर आपको टैक्स भी बचत करनी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉर्पस भी बिल्ड करना है और आप दूसरे यूज नहीं कर रहे अपने लिमिट का, तो ईएलएसएस एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें जरूर चूज कीजिए। और उसमें काफी सारे अच्छे फंड्स हैं। तो HDFC के टैक्स सेविंग फंड है, डीएसपी ब्लैक रॉक के है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, तो उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन रेगुलरली आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और धीरे धीरे करके कॉर्पस बनाना चाहिए। कितना कॉर्पस फिर भी ये जोड़ पाएंगे अगर 15,000 रुपए ही निवेश करें तो?
देखिए, अगर ये 15,000 ही निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से उनको 4.5 लाख का जो फिगर है उसका एक शॉर्टफॉल आएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 4 से 4.5 लाख का शॉर्टफॉल आएगा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो विकास सिंह जी आपको फिलहाल ALSS में निवेश करने की हम सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर हो सके तो अपने गोल को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए ताकि आप अपने 10 लाख के टारगेट को अचीव कर सकें। आगे बढ़ते हैं और KL बजाज का सवाल लेते हैं। जयपुर से इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे सवाल पूछा है। ये कह रहे हैं कि क्या विदेशी सरकारों की ओर से जो जारी होते हैं बॉन्ड्स वो भारत में बैठकर खरीदे जा सकते हैं, और अगर हाँ तो उसकी प्रोसेस क्या होती है और कितने रुपए तक के विदेशी बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर आपको डायरेक्टली विदेशी बॉन्ड खरीदने हो तो वो इंडिया में आपको नहीं मिल सकते। आपको इंडिया में सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं और उसमें RBI आपको परमिशन देती है। तो अगर मान लीजिए कि आपको US के बॉन्ड्स खरीदने हो या जापानीज बॉन्ड्स खरीदने हो तो वो आप मुमकिन नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब आप ये कर सकते हैं कि आप एक इंटरनेशनल फंड की ओर देख सकते हैं जो इस प्रकार की सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये भी ऑप्शन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये सब बॉन्ड्स पे यील्ड्स बहुत कम होते हैं। तो इसमें एक रिस्क आ जाता है कि पहले तो आपका रिटर्न कम होगा, उसमें करेंसी मूवमेंट के सामने ये रिटर्न भी चला जा सकता है। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में ये भी एक रिस्क होता है, तो वो भी ध्यान में रखिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर आप आज देखें तो जबकि हमारा 10 ईयर यील्ड जो है वो 8% से थोड़ा कम है। अब वो 10 ईयर यील्ड अगर आप US में जाके देखेंगे तो वो तो 2% से भी कम है। तो इस प्रकार का इतना कम यील्ड के लिए अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो वो करेंसी फ्लक्चुएशन 2-3 दिन में ही आपको साफ कर सकता है। तो ये रिस्क ज्यादा है, पर ऑप्शन ही नहीं है अभी, तो आप इससे दूर रहिए। चलिए, तो आपको फिलहाल दूर रहने की सलाह दी जा रही है और रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल और भी हैं, बने रहें।